सोचिए, जरा सोच कर देखिए, आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। कैसे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता ज़रूर है कि भारत एरिया के मामले में काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दंश सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले का भारत ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले का भारत का मतलब था पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज़्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुग़लों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी नज़रें जमाई और यहाँ राज किया। भारत एरिया में तो बहुत था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है। खासकर एक आम आदमी के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी ज़रूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीज़ें अपने आसपास ही मिल जाया करती थीं। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल भी आया था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुग़लों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे मुग़ल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और वो भी अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुग़लों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी महमूद ने हरा दिया और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुग़लों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थी। हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। पर ऐसा क्यों कहा जाता था, वो कारण भी आप आज जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफ़ी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज़्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या यूँ कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं। तो भी
यह कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गाँव में ही रहा करते थे। गाँव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसलिए हर गाँव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिस गाँव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहाँ पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहाँ तालाब नहीं थे वहाँ तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें से बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाया करती थीं। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थीं। उस ज़माने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज़ देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि उसका निवारण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव पर कुछ रुतबा होता था। उस दौर में व्यापार के बहुत साधन नहीं होते थे। कृषि पर ही लोग ज़्यादा निर्भर थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था, यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को वही काम सिखाते थे। उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आया करते थे। आज की तरह उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी और इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थीं। बारात का आना और उनकी मेज़बानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो उन्हीं के घर बारात आ रही हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। हाँ, चुनौतियाँ थीं, लेकिन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जीते हैं। तो दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ ऐसा था। दोस्तों, अगर आप भी उस वक्त की रोचक चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।